हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष। मैं रेलवे में टेक्नीशियन हूँ। आज की क्लास में हम टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इससे पहले मैंने 3 क्लासें करा चुकी हैं और ये चौथी क्लास है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए। ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बिना समय गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन 2 ईस्ट, ऑप्शन 3 लेशमिनिया, ऑप्शन 4 हाइड्रा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 हाइड्रा। इसका फैक्ट जान लेते हैं। पुनर्जनन की क्षमता वाली पुनर्योजी कोशिकाएं अंतरालीय कोशिकाएं का उपयोग करके मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन करते हैं, जिसमें शरीर पर एक उभार या कली विकसित होती है जो धीरे धीरे एक नए जीव में विकसित होकर जनक जीव से अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है, ऐसे कोई हाइड्रा है, उसमें छोटी छोटी कली निकल आती हैं और वो कुछ समय बाद खुद ही एक जीव बन जाती हैं। फिर उस जो जीव बन जाती हैं उसमें भी थोड़ी थोड़ी कली निकलती हैं और वो भी जीव बन जाती हैं। मुकुलन प्रक्रिया में पुनर्जनन की भूमिका। पुनर्जीव कोशिकाएं हाइड्रा में अंतरालीय कोशिकाएं होती हैं जो स्टेम कोशिकाओं के समान होती हैं और इनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसमें क्या है, स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो एक समान होती हैं और इनमें क्या है, किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। कोशिका विभाजन। मुकुलन के दौरान किसी विशिष्ट स्थान पर इन पुनर्योजी कोशिकाओं को बार बार विभाजन से एक उभार कली विकसित होता है। नए जीव का विकास कैसे होता है? यह कली धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक पूर्ण विकसित नए जीव में बदल जाती हैं, जो बाद में जनक हाइड्रा से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? ऑप्शन ए सभी एक कोशीय जीव में, ऑप्शन 2 केवल कुछ बहुकोशीय जीवों में, ऑप्शन 3 केवल कुछ एक कोशीय जीवों में, ऑप्शन 4 सभी बहुकोशीय जीवों में। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 केवल कुछ बहुकोशीय जीवों में। इसका फैक्ट जान लेते हैं। खंडन कई जीवों में सामान्य होता है, जैसे शैवाल, जैसे स्पाइरोगोइरा, कवक, हाइड्रा, स्पंज, लाइकेन और कुछ जंतुओं। इस प्रक्रिया में जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा बढ़कर एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। उदाहरण, शैवाल जैसे स्पाइरोगोइरा, इनका शरीर तंतुमय होता है जो कई टुकड़ों में टूटकर नए शैवाल बनाते हैं। कवक के माइसेलियम वनस्पति भाग भी टुकड़ों में टूटकर नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। हाइड्रा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। स्पंज के टुकड़े भी नए स्पंज के रूप में विकसित हो सकते हैं। अन्य जीव जैसे लाइकेन, समुद्री कीड़े, एनेलिड कृमि और समुद्री तार भी विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे। जी, कुल्हड़, चाय वाले कुल्हड़ होते हैं ना, उनको बनाने से क्या नुकसान होगा बड़े पैमाने पर? ऑप्शन ए सीवेज लाइन को अवरुद्ध करेना, ऑप्शन 2 उपजाऊ मिट्टी की परत खोना, ऑप्शन 3 इसका उपयोग अस्वास्थ्यकारक है, ऑप्शन 4 पर्यावरण में बड़े अवशेष एकत्र कर देता है। ऑप्शन 2 आंसर है इसका उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खो देगा। ऐसे कोई आपने कुल्हड़ बनाया तो मिट्टी से बनेगा ना, मिट्टी से बनेगा तो ऊपर की जो परत है ना, उससे आप मिट्टी से कुल्हड़ बना लोगे तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो खो देंगे अपन। इसका फैक्ट जान लेते हैं। बड़े पैमाने पर कुल्हड़ बनाने से सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणाम उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का नष्ट होना और मिट्टी का क्षरण होगा, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी। इसके अलावा
उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो प्रदूषण में वृद्धि करती है। इस्तेमाल के लिए कुल्हड़ तेजी से अपघटित नहीं होते हैं, जिससे पर्यावरण में अपशिष्ट जमा हो सकते हैं और सीवेज लाइनों को जाम कर सकते हैं। मिट्टी का क्षरण और मरुस्थलीकरण। कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को हटाया जाता है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है। कृषि उत्पादकता में कमी आती है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है और किसानों की आजीविका खतरे में पड़ती है। लंबे समय में यह मिट्टी के बंजर होने और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन 2 पाउंड, ऑप्शन 3 ग्राम प्रति मोल, ऑप्शन 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई EMU, ऑप्शन 4 है इसका आंसर परमाणु द्रव्यमान इकाई EMU। इसका फैक्ट जान लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान इकाई EMU या U का या डाल्टन DA में व्यक्त किया जाता है। यह इकाई कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है और इसका उपयोग परमाणुओं, अणुओं और उपपरमाणुओं कणों के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई EMU या EU यह एक परमाणु द्रव्यमान स्थिरांक है जो कार्बन 12 के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा है। एक परमाणु द्रव्यमान EMU लगभग 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होती है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? ऑप्शन ए आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, ऑप्शन 2 राजमार्ग पर सीधी चलती हुई एक कार, ऑप्शन 3 फुटपाथ पर चल रहा एक व्यक्ति, ऑप्शन 4 पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। ऑप्शन 4 इसका आंसर है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। इसका फैक्ट जान लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति का एक सामान्य उदाहरण एक वृत्ताकार पथ पर एक घड़ी की सेकंड सुई की नोक की गति है। अन्य उदाहरणों में पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम उपग्रह की गति या एक पवन चक्की के ब्लेड की गति शामिल हो सकते हैं, जो सभी एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूमते हैं। स्थिर गति वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है। क्योंकि इसमें एक समान वृत्तीय गति है ना, एक गोलाकार राउंड में घूम रही है, दिशा तो बार बार चेंज हो रही ना, मगर परिणाम चेंज नहीं हो रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है, अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए गैसीय अवस्था, ऑप्शन 2 ठोस अवस्था, ऑप्शन 3 द्रव अवस्था, ऑप्शन 4 प्लाज्मा अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन 3 द्रव अवस्था। अधात्विक में ब्रोमीन है और धात्विक में पारा, जी लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। इसका फैक्ट जान लेते हैं। अधात्विक तत्व ब्रोमीन सामान्य तापमान और दबाव पर एक वाष्पशील लाल भूरे रंग का द्रव होता है। यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन की भौतिक अवस्था के बारे में मुख्य बातें क्या हैं? द्रव अवस्था, ब्रोमीन कमरे के ताप पर स्वाभाविक रूप से द्रव अवस्था में होता है। रंग और गंध कैसी है जाकी? यह भूरे लाल रंग का होता है और इसकी एक तीखी क्लोरीन जैसी दुर्गंध होती है, जिसके कारण इसका नाम ब्रोमोस ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बुरी गंध पड़ा। वाष्पशील क्या है? ब्रोमीन आसानी से वाष्पित होकर भूरे रंग का धुआं बनाता है। रासायनिक सूत्र क्या है? अपने शुद्ध रूप में ब्रोमीन एक द्विपरमाणु कणु Br2 के रूप में पाया जाता है, जिसे Br2L लिक्विड से दर्शाया जाता है, जहां L द्रव अवस्था को दर्शाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी, ऑप्शन 2 श्रोणि पेल्विस, ऑप्शन 3 सेशन पेनिस, ऑप्शन 4 मूत्रवार यूरेथा। और इसका आंसर है ऑप्शन ए
मूत्रवाहिनी। इसका फैक्ट जान लेते हैं। वृक्क को मूत्राशय से मूत्रवाहिनी यूटेरस जोड़ती है। मूत्रवाहिनी पतली मांसपेशियों वाली नलिकाएं होती हैं जो गुर्दे में बनने वाले मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं, जहां इसे संग्रहित किया जाता है। यहाँ मूत्रपथ कैसे काम करता है? वृक्क किडनी ये रक्त को छानते हैं और मूत्र बनाते हैं। मूत्रवाहिनी प्रत्येक गुर्दे से एक मूत्रवाहिनी निकलती है और मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्राशय क्या करता है? यह खोखला गुब्बारे के आकार का अंग है जहां मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्रमार्ग जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्रमार्ग से के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने वाला होता है, जो विभिन्न ग्रही से संवेदी अंग सूचना प्राप्त करता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन 2 मेरुदंड, ऑप्शन 3 मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन 4 पश्च मस्तिष्क। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन। इसका फैक्ट जान लेते हैं। मस्तिष्क का वह भाग सोचने वाला भाग है जो विभिन्न ग्रही से संवेदी सूचना प्राप्त करता है वह अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन है। अग्र मस्तिष्क के भीतर प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य सोचने वाला हिस्सा है जो संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने और चेतना, तर्क, स्मृति और सचेत क्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्र मस्तिष्क और उसके घटक क्या हैं? अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सोचने, सीखने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह संवेदी जानकारी को प्राप्त करता है और संसाधित करता है। जो अग्र मस्तिष्क है ना, इसका फोरब्रेन है जो सोचने, समझने, सीखने, जो भी तुम्हारे अंदर होता है संवेदी जानकारी को प्राप्त करता है। और दूसरा प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और मस्तिष्क के दो गोलार्धों बाएं और दाएं में विभाजित होता है। यह सुनने, देखने, सूंघने और महसूस करने जैसी संवेदी इंद्रियों की व्याख्या करता है। यह तर्क, स्मृति, व्यवहार और व्यक्तित्व के लिए भी जिम्मेदार होता है। और थैलेमस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है जो शरीर के सभी संवेदी सूचनाओं, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि को कॉर्टेक्स प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इसे संवेदी सूचनाओं का रिले स्टेशन भी कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अपशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? ऑप्शन ए बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन 2 श्वसन, ऑप्शन 3 स्थानांतरण, ऑप्शन 4 प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर होने वाला है बाष्पोत्सर्जन। इसका फैक्ट जान लेते हैं। जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अपशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में बाष्पोत्सर्जन और जाइलम दोनों सहायक होते हैं। बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पत्तों से पानी वाष्पित होता है, जिससे एक खिंचाव पैदा होता है जो जाइलम द्वारा पानी को ऊपर खींचता है। जाइलम ऊतक एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल में और खनिजों को पौधे के ऊपरी हिस्से जैसे पत्तियों तक पहुंचाता है। बाष्पोत्सर्जन कैसे काम करता है? पत्तियों की सतह से पानी का बाष्पीकरण होता है जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस बाष्पीकरण के कारण जड़ों से पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है जिससे एक ऋणात्मक दबाव बनता है। यह खिंचाव ही जल और घुले हुए खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। जाइलम पौधों में एक संवहनी ऊतक है। यह जड़ों से अवशोषित जल और खनिजों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊतक की संरचना इस प्रकार होती है कि वह जल और खनिजों के परिवहन के लिए एक कुशल मार्ग प्रदान करता है। और ये क्या है? जल और खनिजों को और फ्लोए में वो ये भोजन को पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है?
ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 सोना, ऑप्शन 3 सोडियम, ऑप्शन 4 जिंक। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 सोना। एल्यूमिनियम इसलिए नहीं पाया जाता है कि किसी से भी क्रिया कर लेता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और सोडियम जिसको अगर खुला रख दे तो जलने लगता है। इसका फैक्ट जान लेते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं सोना, चांदी और प्लेटिनम है, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और आसानी से हवा या पानी के साथ यौगिक नहीं बनाती। सोना यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में से एक है और इसलिए इसे प्रकृति में अपने मूल रूप में पाई जाती है। चांदी सोना और प्लेटिनम की तरह चांदी भी कम क्रियाशील होती है और स्वतंत्र अवस्था में मिल सकती है। प्लेटिनम यह भी एक अक्रिय धातु है जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।